कैपिटल स्ट्रक्चर में अगला हमारा जो पार्ट है उसे हम कहेंगे थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जब बनाना होता है तो उसके पीछे कौन कौन सी जो थ्योरीज हैं, अप्रोचेज हैं, उसको हमें ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स, आपको ये मैंने बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऋण और पूंजी का अनुपात, यानी जो फर्म की कुल पूंजी है उसमें ऋण और स्वामित्व पूंजी का क्या अनुपात रहेगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर। जनरली कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन जो है बड़ा वाइजली लेना पड़ता है, क्योंकि इससे फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की जो वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एक ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर है जिससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो मिनिमम हो और फर्म की जो वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो। तो जो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज हैं वो क्या करती हैं, वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती हैं। वो रिलेशनशिप एक्सप्रेस करती हैं फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म की कैपिटल का स्ट्रक्चर और फर्म की वैल्यू, इसके बीच में संबंध स्थापित करती है। तो इसके लिए अलग अलग दृष्टिकोण हैं हमारे पास। 4 अप्रोचेज हैं। नंबर 1 इज़ नेट इनकम अप्रोच, सेकंड इज़ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थर्ड इज़ अप्रोच जिसे हम मॉडिग्लियानी एंड मिलर अप्रोच कहते हैं, और फोर्थ है ट्रेडिशनल अप्रोच। अब हम इनको वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले इन थ्योरीज में कुछ अजम्पशंस हैं। जैसे नंबर 1 दी है कि कैपिटल के 2 ही पार्ट हैं, या लोन कैपिटल या जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है। सेकंड, टैक्स रेट नहीं होते हैं। थर्ड, जो विनियोग निर्णय है वो स्थायी समझे जाते हैं। फोर्थ, 100% पे आउट रेशो होता है। और फिफ्थ, ईबीआईटी फॉर्म का दिया होता है। 6, कंपनी जो है वो अपने पूंजी ढांचे में परिवर्तन या तो इशू ऑफ शेयर से कर सकती है, राइट, या ऋण पत्रों के विमोचन से कर सकती है। रिस्क कांस्टेंट रहता है। ईबीआईटी के लिए सभी इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन सेम रहती हैं और फर्म की लाइफ अनलिमिटेड होती है। अब हम आएंगे नंबर 1 की तरफ, दैट इज़ नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच का जो प्रतिपादन है वो डोरंड ने किया था। तो इनके अनुसार जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करता है। तो यही लाइन आपने ध्यान रखनी है। नेट इनकम अप्रोच का ये एक सार है, एसेंस है, कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन है, मतलब डेट इक्विटी जो डिसीजन लिया आपने, डेट इक्विटी मिक्स में जो चेंजेस हैं वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करती हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम डेट इक्विटी रेशो या जो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस करते हैं तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो भी चेंज होती है और फर्म की वैल्यू भी इफेक्ट हो जाती है। तो अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट है, लोन, उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाती है और फर्म का वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। अब इस तरह से अगर हम कैपिटल स्ट्रक्चर में जो डेट कंटेंट है, ऋण पूंजी, उसको कम कर देते हैं और जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, ऑनर्स कैपिटल है, वो बढ़ा देते हैं, तो इससे जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगी और फर्म की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। तो ये नेट इनकम अप्रोच का मानना है। तो नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग हम डेट और इक्विटी का जो है रैशनल यूज़ करके हम ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ जा सकते हैं। तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा? ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर डेट इक्विटी का वो रेशो होगा जिस पर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के वो जीरो हो जाए, जीरो तो नहीं, न्यूनतम हो जाए, और फर्म की वैल्यू मैक्सिमम। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है, V इक्वल टू एस प्लस वी। वी होती है वैल्यू ऑफ फर्म, एस होती है वैल्यू ऑफ इक्विटी, बी होता है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। हम इसमें से एस निकाल सकते हैं, एस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इसके लिए हमें नेट इनकम जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होती है उसको हम के ई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड अप्रोच आती है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। इस सिद्धांत का सुझाव भी डोरन ने दिया था, लेकिन ये नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग रिवर्स है। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का यह मानना है कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस होती हैं वो फर्म की वैल्यू को इफेक्ट नहीं करती हैं, जबकि पहली अप्रोच का यह मानना था कि कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस फर्म की वैल्यू को इफेक्ट करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस फर्म की वैल्यू, ठीक है, और जो फर्म के शेयर्स की प्राइसेस हैं और जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालती हैं। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जो मार्केट है वो फर्म की वैल्यू को एज ए होल कैपिटलाइज करती है, राइट, और जो इक्विटी की वैल्यू है और जो डेट की वैल्यू अलग अलग से नहीं, उनको अलग अलग से नहीं बांटती है। फर्म मार्केट जो है फर्म की वैल्यू को ओवरऑल कैपिटलाइज करती है। और जो के ओ है, ओवरऑल कॉस्ट कैपिटल, वो
लीवरेज के सभी लेवल पर सेम रहता है, चाहे हम डेट का ज़्यादा यूज़ करें चाहे कम करें, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम रहेगी। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म को निकालने के लिए जो EBIT होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको हम इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE से डिवाइड करते हैं। और इक्विटी की वैल्यू इस तरह से निकाली जा सकती है कि जो फर्म की वैल्यू उसमें से डेट को माइनस किया जा सकता है। तो इस अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर हम ऋण को बढ़ा देते हैं, अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ऋण का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे फाइनेंशियल रिस्क में इंक्रीज़ हो जाता है। और इस फाइनेंशियल रिस्क में इंक्रीज़ के कारण जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनसेशन के लिए ज़्यादा जो इक्विटी अपना जो ROI है उसको एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल KE में इंक्रीज़ हो जाती है। और इससे क्या होगा कि एक तरफ हम सस्ता जो सोर्स है डेट वो यूज़ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न की वो बढ़ जाती हैं। तो जो एक चीपर सोर्स का जो बेनिफिट है मिल रहा था, वो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट के बढ़ने से समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए डेट इक्विटी चेंजेस का फर्म की वैल्यू के लिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये थी हमारी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। तो ये 2 अप्रोचेज हो गई हैं, राइट। और ये जो थर्ड मॉडिग्लानी मिलर अप्रोच है और MM अप्रोच है, उसको हम नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं ताकि जो वीडियो है वो शॉर्ट बने।